हेलो एवरीवन। आज हम समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे शरीर की एक संरचना होती है, किसी भी वस्तु की एक संरचना होती है, मकान की एक संरचना होती है, बिल्कुल उसी तरह से समाज की भी एक संरचना है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। जैसे भवन का निर्माण या मकान का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है, जैसे सरिया, बजरी, क्रेशर, ईंट आदि से। और शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव। इन अंगों को यदि हम क्रमबद्ध तरीके से मिला दें तो वो इनकी संरचना बन जाती है। इसी तरह से समाज का निर्माण भी विभिन्न इकाइयों या अंगों से मिलकर हुआ है, जैसे परिवार, जाति, समूह, समुदाय, समितियाँ। और इनको यदि व्यवस्थित क्रम में लगा दिया जाए तो ये सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। इसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो सामाजिक संरचना देखिए, यहाँ पर सामाजिक संरचना एवं प्रकार्य समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संगठन, विघटन, सामाजिक प्रकार्य आदि को आसानी से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, या ये विभिन्न इकाइयां मिलकर जिस भी किसी तत्व का निर्माण करती है वो संरचना कहलाती है। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी 1885 में किया, जबकि इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में किया। परंतु इन दोनों ही विद्वानों ने सामाजिक संरचना की स्पष्ट व्याख्या नहीं की थी। सामाजिक संरचना की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या रेडक्लिफ ब्राउन, कार्ल मानहीम, मर्टन आदि समाजशास्त्रियों ने की। सामाजिक संरचना का अर्थ और परिभाषाएं। प्रत्येक भौतिक वस्तु या सावयव, सावयव का मतलब शरीर के निर्माण विभिन्न अंगों या तत्वों से मिलकर होता है, और उस वस्तु की एक निश्चित संरचना भी होती है, चाहे वो शरीर हो चाहे कोई भी वस्तु। जैसे आपके पास पेन है, पेन के अंदर देखिए विभिन्न अंग है, जैसे इसके अंदर पिन भी है, इसके अंदर रिफिल है, इसके अंदर स्याही है, इसमें कैप है, इसमें कवर है। इन सभी अंगों को यदि हम व्यवस्थित रूप से जचा दें तो वो संरचना बन जाती है, और इसके सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर ही है पेन के। जैसे स्याही है, बिना पिन के नहीं चल सकती, पिन है, बिना स्याही के नहीं चल सकती, स्याही रिफिल के बगैर नहीं रह सकती। और उसी तरह से पेन में जब हम उसको लटकाते हैं या टांगते हैं तो उसके लिए हमें कवर की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी अंग व्यवस्थित क्रम से जचे हुए हों और एक दूसरे पर निर्भर हों और अपना अपना निश्चित कार्य करते हों, तो एक ऐसी व्यवस्था को, क्रमबद्ध व्यवस्था को हम संरचना कहते हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि उसी वस्तु की तरह समाज का निर्माण भी विभिन्न तत्वों से मिलकर होता है, और समाज की भी एक निश्चित संरचना होती है जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। एक उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। मानव शरीर की संरचना हाथ, पांव, नाक, कान आदि से मिलकर बनी है। इन सभी और अंगों या इकाइयों का शरीर में एक निश्चित स्थान भी है, और सभी अंग स्थायी व व्यवस्थित रूप से एक दूसरे पर निर्भर होकर शरीर की बाह्य स्वरूप को दिखाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की संरचना है वो उस वस्तु के बाह्य रूप को ही दिखाते हैं। तो सामाजिक संरचना समाज के बाहरी रूप को दिखाती है। ठीक उसी तरह समाज भी विभिन्न अंगों जैसे समुदाय, समिति, परिवार, जाति आदि अंगों से मिलकर बना है। ये सभी अंग परस्पर व्यवस्थित रूप से एक दूसरे पर निर्भर एवं स्थिर हैं तथा समाज के बाह्य स्वरूप को दिखाते हैं। इसे ही सामाजिक संरचना कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ विभिन्न अंग, समाज है वो विभिन्न अंगों या इकाइयों से मिलकर बना है, और वो सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं, अपना एक निश्चित काम करते हैं और क्रमबद्ध रूप, व्यवस्थित रूप में वो लगे हुए हैं। इसे हम सामाजिक संरचना कहेंगे। जैसे इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिएगा, ये रहा अपने सपनों का घर। ये जो घर है, बाह्य रूप हमें दिखा रहा है पूरा। इसमें कौन कौन सी इकाइयाँ लगी हुई है, तो देखिएगा जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इस मकान के अंदर सरिया भी है, रेत भी है, बजरी भी है, सीमेंट भी है, ईंटें भी, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये सारी चीज़ें एक व्यवस्थित रूप से लग जाएगी, जब क्रमबद्ध रूप से लग जाएगी, और तो वो भवन का निर्माण करेगी। ये भवन की संरचना के अंग है।
अब ये एक दूसरे पर निर्भर है, सरिया सीमेंट पर भी, बजरी पर भी निर्भर है, मकान ईंटों पर भी निर्भर है, इसके लिए मिट्टी भी चाहिए, बजरी क्रेशर भी चाहिए। जब इन सभी चीज़ों को मिला दें तो ये मकान बन गया। तो ये इसकी संरचना, इसके अंग हो गए। उसी तरह से समाज है वो बाह्य रूप दिखाता है, और समाज के विभिन्न अंग हैं जिनका हम वहाँ यहाँ पर वर्णन नहीं करते। यहाँ पर देखिए हमें न ईंट दिखाई दे रही है, न सीमेंट दिखाई दे रही है, न बजरी दिखाई दे रही, न क्रेशर, न सरिया। इसका मतलब क्या हुआ, उन आंतरिक अंगों का जिक्र हम नहीं करते, वो केवल बाह्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। अब इसमें देखिए संरचना क्या है। यहाँ पर जैसे हमारा ये बॉडी पार्ट्स है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेहरा, बाल, ठोड़ी, गर्दन, कंधा, कमर, घुटने, टांग आदि विभिन्न अंगों को यदि मिला दें तो हमारा शरीर बन जाता है। ये सारे अंग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आंखें दिमाग पर निर्भर है, आंखों से ही हमारे कान या फिर हाथ काम करते हैं, और ये सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और इनका स्थान भी देखिएगा निश्चित है, अभी बाल यहीं मिलेंगे अपने को, सर के बाल, और दूसरा देखिएगा सर के जो अदर पार्ट से आंखें यहीं मिलेगी, और ठोड़ी यहीं पर मिलेगी, कान नाक यहीं पर मिलेंगे। और जो आंखों का काम देखना है, तो उसी तरह से मुंह का काम बोलना या खाना पीना इस तरह का है। और जैसे हाथ है, उनका काम कोई हाथों से कार्य करना है, वजन उठाना है, मतलब अपना काम ये निश्चित काम करते हैं, और निश्चित इसका स्थान भी निश्चित होता है। बिल्कुल उसी तरह, और इसको हम क्या कहेंगे, शरीर की संरचना या ढांचा कहेंगे। बिल्कुल उसी तरह से समाज के भी अंग है। जैसे समाज के अंग कौन कौन से हो गए, जाति हो गया, धर्म हो गया, परिवार हो गया, और समुदाय हो गया, समूह हो गया। उनके भी अंग निश्चित है समाज के अंदर। और ये जो इकाइयाँ हैं, इनके काम भी निश्चित है, ये स्थिर भी हैं। और ये सब इकाइयाँ यदि मिल जाए तो उसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, हम क्या कहेंगे। समाज विभिन्न इकाइयों जैसे जाति, धर्म, समुदाय, समिति आदि से मिलकर बना है। इन सभी इकाइयों का समाज के अंदर एक व्यवस्थित निश्चित स्थान है, और इनके कार्य भी निश्चित है। इसी व्यवस्था को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। आपके ये क्लियर हो गया होगा। अब इसकी 4 विशेषताएं हम आपको बताते हैं। प्रत्येक सामाजिक संरचना का, पहली देखिएगा, प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। जैसे मकान में ये चीज़ें चाहिए ना, मकान में क्या चाहिए, ईंटें, सीमेंट, सरिया, पत्थर आदि मिलाएंगे तो मकान बनेगा। शरीर कैसे बनेगा, आँख, नाक, हाथ, कान, पैर आदि लगाएंगे तो। और इसी तरह समाज कैसे बनेगा, यदि जाति, धर्म, समूह, समुदाय, संस्थाएं, समितियों आदि को मिला देंगे। तो प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न अंगों या तत्वों से होता है। क्लियर। दूसरा है, इन इकाइयों के पारस्परिक स्थायी व व्यवस्थित संबंध, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, संबंध इनके स्थायी होते हैं। जैसे ईंट, सिरिया, सीमेंट, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से लगाने से ही मकान बनेगा। ईंटें हमने कहीं डाल दी, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल भी दिखाया था यहाँ पर। अब इससे सीधा मकान थोड़ी बनेगा, इसको हम नया मकान कह सकते हैं, बल्कि उनको व्यवस्थित तरीके से हमें लगाना पड़ेगा, क्रमबद्ध तरीके से हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर मकान बनेगा। ये सभी इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर फिक्स होती है, कान, हाथ, पाँव फिक्स है अपनी जगह पर। उसी तरह से समाज के जो अंग या इकाइयाँ हैं वो भी स्थिर हैं। प्रत्येक संरचना उस वस्तु के केवल बाह्य रूप का, जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट आदि को क्रमबद्ध रूप से लगाया तो मकान बाहरी रूप बन गया। पेन के जो पार्ट्स मैंने आपको बताए, जैसे पिन हो गया, रिफिल हो गया, कवर हो गया, इनको यदि निश्चित स्थान पर लगाए तो ये पेन बन गया, बाहरी स्वरूप दिखेगा। उसी तरह से समाज के विभिन्न अंग यदि आपसे मिल जाएं तो वो समाज के बाह्य रूप का वर्णन करते हैं, न कि आंतरिक का। अब समाजशास्त्र की परिभाषाएं देखिएगा। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। दुर्खीम ने क्या है, सामाजिक तथ्यों के कुल योग को सामाजिक संरचना कहते हैं। इसके पश्चात कार्ल मानहीम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सामाजिक संरचना परस्पर क्रियाओं में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। इसका मतलब विभिन्न संस्थाएं आपस में जो क्रियाएं करती है, जैसे जाति, धर्म, समूह, समुदाय, ये सारे आपस में कोई न कोई क्रिया करते रहते हैं। जब ये क्रियाएं करते हैं तो इनकी आपसी संबंध बनते हैं, एक जाल सा बन जाता है, और इसी जाल को सामाजिक संरचना कहा है। गिंडीस ने क्या कहा है, सामाजिक संरचना क्रिया की एक अविरल धारा है। इसका मतलब सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु क्रिया हो गया, और क्रिया अविरल का मतलब निरंतर चलने वाली एक धारा है। किम्बाल यंग क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना के स्वरूप को एक भवन के समान माना जा सकता है। जैसे भवन के स्ट्रक्चर है, उसी तरह समाज का भी स्ट्रक्चर है। भवन विभिन्न इकाइयों से बना है, समाज भी विभिन्न इकाइयों से बना है। विभिन्न इकाइयाँ व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में होकर बाह्य स्वरूप का वर्णन
करती है। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों व संस्थाओं से मिलकर होता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है, जिन्सबर्ग की देखिए डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा? विभिन्न समूहों, समितियों और संस्थाओं को यदि हम मिला दें तो सामाजिक संरचना का निर्माण होगा। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, समितियों, संस्थाओं आदि का एक व्यवस्थित और स्थिर ढांचा है जो समाज के बाह्य स्वरूप को दिखाता है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सामाजिक संरचना की प्रकृति या तत्व क्या है। नेचर और एलिमेंट्स ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर भी इसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो पहला है नॉर्मेटिव सिस्टम, मतलब आदर्शात्मक प्रणाली। इसका मतलब क्या होगा कि समाज की जो विभिन्न समूह, समितियां, संस्थाएं आदि का जो निर्माण किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है? वो समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब जो इन समूहों, समितियों का जो निर्माण किया जाता है वो किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और उद्देश्य की प्राप्ति कब होगी? यदि उनमें एकता स्थापित होगी। तो कुछ एक आदर्श और कुछ एक नियम ऐसे होते हैं जिनका सभी लोग पालन करते हैं, और वही आदर्श, वही नियम उन समूहों, समितियों, संस्थाओं के अंदर एकता स्थापित करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। और इसके बाद है आदर्श पद प्रणाली। पद प्रणाली का मतलब ये है, ये सामाजिक संरचना में व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती है। परिस्थिति का मतलब होता है पद, समाज में व्यक्ति को कौन सा पद मिला हुआ है। भूमिका का मतलब कार्य, उस पद पर रहते हुए व्यक्ति कौन सा कार्य करता है। तो विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों को समाज के अंदर अलग अलग पद मिले हुए हैं। जैसे कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई भाई है, कोई धर्मगुरु है, कोई राजनेता है। और वो अपने पद के ऊपर रहते हुए इन नियमों को ध्यान में रखकर, इन आदर्शों का पालन करते हुए कर्तव्य करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो ये सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। शक्ति प्रणाली। शक्ति प्रणाली सामाजिक संरचना की स्थिरता और प्रगति का आधार है। ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने में और आगे बढ़ने में मदद करती है, क्योंकि विभिन्न समूह, समितियों का निर्माण किया हमने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, और वो उद्देश्यों की प्राप्ति कुछ नियमों को ध्यान में रखकर, उन नियमों का पालन करके ही हो सकती है। और उन नियमों का पालन व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए करता है। और शक्ति प्रणाली का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति समाज के अंदर जो पद मिला हुआ है उस पद के अनुसार कार्य नहीं करता है तो समाज के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। समाज के पास शक्ति है उसे दंडित करने की, और वो व्यक्ति समाज के दंड के डर से समाज के मूल्यों को पालन करता है और उसी नियमों के अनुसार वो कार्य करता है, क्योंकि समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले कम होते हैं और उसका जो दंडित करने वाले हैं या फिर पालन करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो शक्ति प्रणाली उन नियमों का पालन करवा के व्यक्ति को पद के अनुसार भूमिका निभाने के लिए बाध्य करती है। सिस्टम्स ऑफ एंटीसिपेटेड रिस्पॉन्सेज, पूर्वानुमानित अनुक्रिया। इसका मतलब ये हुआ सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है कि हम पूर्व अनुमानित क्रिया करते हैं। इसका मतलब जैसे हम कॉलेज में जा रहे हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। परिवार के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कौन कौन से कार्य करते हैं। इसका मतलब जो सामाजिक संरचना है वो पूर्व अनुमानित अनुक्रिया की एक प्रणाली है। क्रिया प्रणाली। क्रिया प्रणाली क्रिया सामाजिक संरचना का मूल आधार है। पूरी सामाजिक संरचना इसी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जितने भी समाज के अंग हैं वो सभी अंग कोई न कोई क्रिया करते रहते हैं, और यही क्रियाएं, यही उनके एक्शन सामाजिक संरचना को गति प्रदान करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक संरचना एक अमूर्त हुआ। सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा है। क्यों है अमूर्त अवधारणा? क्योंकि यह विभिन्न अमूर्त अंगों से मिलकर बनी है। तो सामाजिक संरचना की प्रकृति के 5 तत्व है, ध्यान अच्छी तरह से देखना। आदर्शात्मक प्रणाली, पद प्रणाली, शक्ति प्रणाली, पूर्व अनुमानित अनुक्रिया प्रणाली और क्रिया प्रणाली। इसके पश्चात हम सामाजिक संरचना की विशेषताएं करते हैं। जब हम विशेष सामाजिक संरचना की विशेषताएं कर रहे हैं तो आपको वो चाहे भवन वाला एग्जाम्पल हो, चाहे पेन वाला एग्जाम्पल हो, चाहे शरीर वाला एग्जाम्पल हो, चाहे समाज वाला, किसी भी तरह का एग्जाम्पल एक आपको माइंड में रखना है। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। तो हम लिखेंगे सामाजिक संरचना की सर्वप्रथम परिभाषा विशेषता यह है कि यह संरचना के बाह्य, समाज के बाह्य स्वरूप का वर्णन कराती है। क्योंकि जैसे भवन है वो विभिन्न अंगों, सरिया, सीमेंट, बजरी से मिलकर बना है, और वो बाह्य स्वरूप का
के बारे में बताता है, उसी तरह से समाज भी विभिन्न इकाइयों जैसे जाति, धर्म, परिवार आदि से मिलकर बना है, जो कि समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराते हैं, न कि आंतरिक स्वरूप का। सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। अखंड का मतलब क्या होता है? जिसके टुकड़े न उसके। तो सामाजिक संरचना तो विभिन्न टुकड़ों से ही मिलकर बनी है, विभिन्न खंडों से ही मिलकर बनी है। कौन कौन से खंडों से? जैसे जाति, परिवार, समूह, समुदाय, संस्थाएं। तो सामाजिक संरचना है वो एक अखंड व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये विभिन्न खंडों से मिलकर बनी है। सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, शरीर के विभिन्न अंग आपस में संबंधित है, पैन के पार्ट्स आपस में संबंधित हैं, मकान के विभिन्न अंग आपस में संबंधित है। उसी तरह से सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां हैं, वो भी आपस में एक दूसरे व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से संबंधित हैं। इसके पश्चात सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा है। स्थायी का मतलब क्या हुआ? इसके विभिन्न अंग जैसे जाति है, धर्म है, परिवार है, ये स्थायी रूप से रहेंगे। जैसे हमारे शरीर के अंग स्थिर हैं, पैन के पार्ट स्थिर हैं, उसी तरह से समाज के अंग भी स्थिर है। उन अंगों में परिवर्तन हो सकता है, जैसे पहले संयुक्त परिवार थे, अब वो एक एकांकी परिवार हो गए हैं, परंतु परिवार तो है ना। इसी तरह से जाति है, तो पहले जातीय बंधन बहुत कठोर होते थे, जातीय कट्टरता थी, परंतु आज इतनी कठोरता नहीं है, परंतु जाति तो है ना। इसका मतलब सामाजिक संरचना है वो एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना की इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का ढेर मात्र नहीं है। जैसे ईंट, बजरी, सीमेंट, क्रेशर को हम एक जगह पर रख डाल देंगे तो वो भवन नहीं कहलाएगा। उसी तरह से समाज के जो विभिन्न अंग है वो यदि व्यवस्थित रूप से होंगे, क्रमबद्ध रूप से होंगे, जैसे ईंट, सरिया, बजरी, क्रेशर क्रमबद्ध रूप से जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगाएंगे तो भवन बनेगा। उसी तरह से समाज की विभिन्न इकाइयाँ यदि क्रमबद्ध रूप से हैं तो ही सामाजिक संरचना कहलाती है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे, जिसका कोई आकार न हो, जिसकी कोई देह न हो। तो सामाजिक संरचना है वो निराकार है, जिसको हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामाजिक संरचना जिन इकाइयों से मिलकर बनी है, जैसे जाति हो गया, परिवार हो गया, समूह, समुदाय और सामाजिक संबंध, इनको हम देख नहीं सकते, ये अमूर्त है। तो सामाजिक संरचना भी अमूर्त होगी। देखिए, जाति को नहीं देख सकते, जाति के मानने वाले लोगों को देख सकते हैं। परिवार को आप नहीं देख सकते, परिवार के सदस्यों को हम देख सकते हैं। इसी तरह से सामाजिक संरचना है वो अमूर्त है, क्योंकि इनको हम इनके अंगों को भी हम नहीं देख सकते हैं। इसके पश्चात है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। देखिए, सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी है, जैसे जाति, धर्म, परिवार, समुदाय। तो इनकी विभिन्न उप संरचनाएं होती है। जैसे जाति के अंदर भी उच्च जाति, निम्न जाति, परिवार के अंदर एकांकी, संयुक्त परिवार, धर्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम आदि अनेक उप संरचनाएं हो गई। तो सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से हुआ है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। देखिए, प्रत्येक स्थान की, प्रत्येक समाज की संस्कृति अलग अलग होती है, तो उसी के अनुसार उनकी संरचना, समाज की संरचना भी अलग अलग होगी। जैसे हम भारतीय समाज की संरचना की बात करें तो महिलाओं पर बहुत पाबंदी है, परंतु उसी तरह से यदि हम अमेरिकन समाज के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है। इसका मतलब समाज की जो संरचना है वो स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होगी? सहयोगात्मक और असहयोगात्मक प्रक्रियाएं। सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होगी? जैसे सहयोग हो गया, तालमेल हो गया, सामंजस्य हो गया। और असहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन सी होगी? जैसे प्रतिस्पर्धा हो गया या फिर आप संघर्ष हो गया। तो सामाजिक संरचना में सहयोग, संघर्ष, सामंजस्य आदि सामाजिक प्रक्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। सामाजिक संरचना में विघटनात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। देखिए, सामाजिक संरचना में संगठनात्मक तत्वों के साथ साथ विघटनात्मक तत्व भी पाए जाते हैं। ऐसे तत्व भी होते हैं जो समाज को तोड़ने का या नियमहीनता या फिर समाज को विघटित करने का काम करते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, जातीय कट्टरता हो गई, धार्मिक कट्टरता हो गई, सांप्रदायिकता हो गई। तो इस तरह के विघटनात्मक तत्व भी सामाजिक संरचना में पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। जैसे मकान में प्रत्येक इकाई का भवन निर्माण वाली प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान और उसका कार्य होता है।
अपने शरीर के अंदर प्रत्येक अंग का एक निश्चित स्थान है, जैसे आंखें कहाँ लगी हुई है और उसका काम भी निश्चित है देखना, कान कहाँ लगे हुए हैं उनका काम भी है सुनना, ठीक है। तो इसका मतलब उसी तरह से सामाजिक संरचना है, उसके प्रत्येक इकाई का एक स्थान है, वो पहले से ही निश्चित होता है। जैसे धर्म कहाँ काम करेगा, जाति कहाँ काम करेगी, परिवार कहाँ काम करेगा और वो क्या क्या काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पहले से निश्चित होती है। तो ये जो सामाजिक संरचना की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक संरचना के प्रमुख रूपों को पार्सन्स ने 4 भागों में बांटा था और इन्होंने सामाजिक संरचना के जो अलग अलग प्रकार बताए हैं वो सामाजिक मूल्यों से जोड़कर बताए हैं। सामाजिक मूल्य वो होते हैं जो समाज को एक दिशा प्रदान करते हैं, समाज के लोग उनका पालन करते हैं। तो सामाजिक मूल्य पहले इन्होंने 4 प्रकार के बताए और इन्हीं 4 प्रकारों के आधार पर सामाजिक संरचना को भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला है सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। ऐसे मूल्य, सार्वभौमिक का मतलब हर जगह जो लागू, यूनिवर्सल सोशल वैल्यूज। तो ऐसे मूल्य जो पूरी दुनिया में, पूरे समाज में हर जगह पर लागू होते हैं, जैसे ईमानदारी हो गया, सच्चाई हो गया, तो आदि जो गुण हैं वो सार्वभौमिक मूल्य कहलाएंगे। विशिष्ट सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य वो होते हैं जो समाज विशेष में लागू होते हैं, जैसे पत्नी व्रता या पतिव्रता, इस तरह के जो मूल्य, ये भारतीय समाज की पहचान है। सार्वभौमिक मूल्य तो वो होंगे जो सभी देशों में, सभी समाजों में लागू होंगे। विशिष्ट सामाजिक मूल्य वो होंगे जो विशिष्ट समाज में ही लागू होंगे। अर्जित सामाजिक मूल्य वो होते हैं, अर्जित का मतलब एक्वायर्ड, जो हमने खुद मेहनत से प्राप्त किए। ऐसे सामाजिक मूल्य जिनको हम अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं वो अर्जित सामाजिक मूल्य कहलाएंगे। प्रदत्त एस्क्राइब्ड सोशल वैल्यूज, प्रदत्त सामाजिक मूल्य वो होते हैं जो समाज के द्वारा हमें दिए जाते हैं या परंपराओं के माध्यम से हमें हासिल होते हैं। तो सार्वभौमिक हर जगह पर लागू होंगे, विशिष्ट विशिष्ट समाज में लागू होंगे, अर्जित अपनी मेहनत से हम प्राप्त करते हैं वो सामाजिक मूल्य, प्रदत्त जो हमें परंपराओं से या जातीय से या फिर जन्म से प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं 4 मूल्यों के आधार पर पार्सन्स ने जो सामाजिक संरचना है उसके 4 भाग बताए हैं। सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। अब सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान का मतलब इसमें 2 प्रकार के प्रतिमान हो गए, एक तो सार्वभौमिक हो गए और एक प्रदत्त हो गए। भी कुछ ऐसे मूल्य हैं जो पूरे समाज के अंदर, पूरे समाज है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उसे स्वीकार किया है। ऐसे मूल्य कौन से होंगे? जो प्रदत्त का मतलब जो परंपरागत हैं, परंपरागत मूल्य हैं, जो कर्तव्य हैं, वो सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य हों, मतलब समाज के द्वारा दिए गए हैं, सार्वजनिक रूप से समाज ने उन्हें स्वीकार किया है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल एक्वायर्ड प्रतिमान। इसमें भी 2 प्रकार के मूल्यों को सम्मिलित किया गया, एक तो सार्वभौमिक और एक अर्जित। इसका मतलब ये हुआ कि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार अर्जित मूल्य है। जैसे पूंजीवाद के अंदर जब बहुत ज़्यादा धन संचित करते हैं हम, तो वो सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान होंगे। विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान के अंदर कौन से होंगे? जो हमारे व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होंगे। इस प्रकार के प्रतिमान रक्त संबंध व स्थानीय समुदायों पर आधारित होते हैं। और इसके पश्चात है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान कौन से होंगे? विशिष्ट, इस प्रकार के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर क्या आएगा? विशिष्ट आएगा। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान होंगे, ये एक विशेष देश से संबंधित होंगे। जैसे भारत के अंदर जाति के आधार पर, गोत्र के आधार पर, परिवार के आधार पर, वंश के आधार पर महत्व दिया जाता है। अब इनको याद करना देखिए बहुत आसान है। सार्वभौमिक मूल्य बताएं कौन कौन से? सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य है तो विशिष्ट सामाजिक मूल्य है। तो सार्वभौमिक, विशिष्ट, अर्जित और प्रदत्त। सार्वभौमिक जो सभी लोग मानते हो, विशिष्ट का मतलब विशेष समाज में लागू हो, अर्जित का मतलब जो खुद मेहनत से प्राप्त किया, प्रदत्त का मतलब उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जन्म या जाति से या परंपराओं से हमें वो मिला है। सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान का मतलब पूरे समाज ने सार्वभौमिक रूप से उनको स्वीकार किया है। सार्वभौमिक प्रदत्त, सार्वभौमिक अर्जित, विशिष्ट प्रदत्त और विशिष्ट अर्जित, ये 4 प्रकार के टाइप पार्सन्स ने बताए हैं। अब सामाजिक संरचना के सत्र बताए हैं। जॉनसन थे, जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 2 सत्रों को 2 भागों में बांटा है। एक प्रकार्यात्मक प्रणालियाँ, फंक्शनल सब सिस्टम्स, और संरचनात्मक उप प्रणालियाँ। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले सामाजिक संरचना का प्रयोग किसने और कौन सी पुस्तक में किया था? तो प्रकार्यात्मक का मतलब क्या होता है? जो कार्य करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे हमारे
प्रत्येक समाज है वो संघर्ष करता है। वो किस लिए संघर्ष करता है? अपने आप के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए। अब इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए उन्होंने विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया और इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या था? प्रतिमानों या नियमों को बनाए रखना, तनावों को दूर करना, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना और समाज के अंदर सामंजस्य और तालमेल स्थापित करना। तो ये विभिन्न संस्थाएं थी। जैसे अर्थव्यवस्था है, ये प्रकार्यात्मक उप प्रणालियां हैं। अब अर्थव्यवस्था हमारे क्या काम करती है? अनुकूलन का काम करती है। विभिन्न संस्थाएं हैं, समितियां इनके लिए वस्तुओं का उत्पादन करती है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसी तरह से परिवार है, तो परिवार हमारी कौन सी प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? परिवार समाज के अंदर एकीकरण करता है, समाजीकरण करता है और सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों को के बारे में हमें जानकारी देता है। और उद्देश्यों की प्राप्ति में कौन मदद करता है? उद्देश्य की प्राप्ति में सरकार रूपी उप प्रणाली है। ये सरकार शक्ति के द्वारा समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, तो प्रकार्यात्मक उप प्रणालियाँ वो प्रणालियाँ होती है जो समाज के अंदर तनावों को कम करती है, जो समाज के अंदर अनुकूलन पैदा करती है, जो समाज के अंदर एकीकरण पैदा करती है। और ये जो प्रकार्यात्मक उप प्रणालियाँ हैं ये अमूर्त होती है। मतलब अर्थव्यवस्था को हम नहीं देख सकते, परिवार को हम नहीं देख सकते, राजनीति को हम नहीं देख सकते, धर्म को हम नहीं देख सकते। तो ये सारी प्रकार्यात्मक उप प्रणालियाँ हैं। संरचनात्मक उप प्रणालियाँ हैं, स्ट्रक्चरल सब सिस्टम्स है, इसको हम देख सकते हैं। संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त होती है, इनको हम देख सकते हैं। जैसे जो मंदिर है उसको हम देख सकते हैं, चर्च को हम देख सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं को हम देख सकते हैं। तो ये जो संरचनात्मक उप प्रणालियाँ हैं ये मूर्त होती है और वास्तविक होती है। प्रकार्यात्मक उप प्रणालियाँ अमूर्त होती है और ये समाज के अंदर व्यवस्था, अनुकूलन, एकीकरण, सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। तो ये हमारा था पूरा वीडियो। इसमें यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।